हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस मार्केट एनालिसिस के अंदर। और आज का ये जो विशेष एनालिसिस है ये कुछ ऐसी समय पर हो रहा है जहाँ पर कि यूक्रेन, रशिया और यूएसए की जो है नोटंकी जा रही है। नोटंकी क्यों है जा रही, ये मैं आपको आज बताना चाहूँगा। नोटंकी क्यों बोल रहा हूँ मैं? नोटंकी इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद ये सारी चीज़ें जो है डिप्लोमेसी के हिसाब से काम करेंगी, लेकिन बाज़ार के अंदर जो वीकनेस है वो यूएस के बाज़ारों में भी है, हमारे बाज़ार में भी है। तो शायद जो मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको सही मौका मिल गया। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता युद्ध वाली स्थिति की नहीं है। ये चीज़ें हैं, ये टेम्परेरी है, सब सॉर्ट आउट हो जाना है। बाजार आपको अच्छे जो शेयर्स हैं वो मौका देंगे नीचे खरीदने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध की वजह से हमारी जो करेक्शन है वो केवल उसी की वजह से है। मुझे लगता है कि युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं और युद्ध जैसी स्थिति में, युद्ध बोल रहा हूँ आपको, युद्ध जैसी स्थिति की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं और इन क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट लग रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग क्यों है और लार्ज कैप फिर भी अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं, आज आपको इस बात का खुलासा करूंगा। देखिएगा, सरकार के लिए अब एक आन शान और बान की बात बन गई है एलआईसी का आईपीओ। देखिए, सरकार इसी फाइनेंशियल्स के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसी फिस्कल ईयर के अंदर कंपनी का आईपीओ आएगा, यानी कि एलआईसी का आईपीओ आना है। यानी कि जो एलआईसी का आईपीओ इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि मार्च के महीने तक, जो ये महीना जब खत्म होगा तो उससे पहले आईपीओ लाना है। और ये जो यूएस क्राइसिस हुआ या वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट है वो मेल्ट डाउन हुई, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बाज़ारों पर, हमारे ऊपर भी पड़ना था, क्योंकि जो इकोनॉमीज हैं वो ग्लोबल है आज की डेट में और इन्वेस्टर्स भी ग्लोबल है। लेकिन अगर आप पूरे डेटा पॉइंट को समझेंगे कि जब से गवर्नमेंट ने ठाना कि भाई आईपीओ लाना है, आप देखिएगा पूरे इंटरनेशनली बाज़ारों में कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे डीआईआईज है, हमारे जो डीआईआईज है, उन्होंने क्या किया, उनकी बाइंग देखिएगा। 22,930 करोड़ की जो बाइंग है वो इस महीने के अंदर, आज भी 4,108 करोड़ की बाइंग है। फंडामेंटली हम वीक हो रहे हैं। स्मॉल कैप के अंदर सेलिंग है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि डीआईआईज बाय कर रहे हैं? डीआईआईज लार्ज कैप को बाय कर रहे हैं। लार्ज कैप में भी आप देखेंगे तो 15-20 जो शेयर्स हैं टॉप, वहीं पर बाइंग है डीआईआईज की, मुझे जो पर्सनली लगता है। एफआईआईज चौतरफा माल बेच रहे हैं। एफआईआईज जरूरी नहीं है कि आपको इंडेक्स ही बेच रहे हैं, ये लोग स्मॉल कैप, मिड कैप और इंडेक्स सब बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं ये देखिएगा, आज इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर ये सेलिंग कर रहे हैं। जो स्टॉक स्पेसिफिकली इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उनमें ये बाइंग कर रहे हैं, यानी उनको पता है कि उनको ये गिरा नहीं पाएंगे अगर उनको सेल करके सीधा निकल गए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेटली सेल कर रहे हैं। ये प्रोपोर्शनेटली सेल कर रहे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। और लार्ज कैप में ये फंस ना जाए, इसलिए इन्होंने लार्ज कैप पे अपनी शॉर्ट कवरिंग या जो है लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर रखी है, और स्मॉल कैप, मिड कैप में ये सेलिंग कर रहे हैं। और इंडेक्स के अंदर हैजिंग कर ली इन्होंने कि भाई बाजार को अगर ऊपर डीआईज खींच ही पाए तो चलो ठीक है, हम इंडेक्स के फ्यूचर्स को भी जो है आज शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट इन्होंने कर लिया, क्योंकि 2-3 दिन से खरीदा फिर शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि ये लगातार जो है इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उसको भी सेल करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर आज सेलिंग किया तो कल ये इंडेक्स के शेयर्स में सेलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। अब 2 दिन एक्सपायरी के बचे हुए, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो सरकार है उसको जो है एलआईसी के आईपीओ को किसी भी हाल में सक्सेसफुल करना है। और वो हालांकि सरकारों के लिए यार ये चीज़ें मुश्किल होती नहीं है, और आईपीओ बड़े अच्छे से मैनेज होगा। आज भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मुलाकात हैं वो बैंकों के साथ लगातार चल रही हैं, और बैंकों के पास कैश पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो पीएसयूज़ है हमारे, तो जो पीएसयूज़ है उनके पास भी अच्छा कैश है। तो जो पीएसयूज़ है उनके साथ भी शायद सरकार बातचीत करेगी। तो जो उनकी बैलेंस शीट में कैश है वो सब जो है किस काम के लिए यूज़ होना है, एलआईसी के लिए जो देखिएगा गेम प्लान है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो बाजार अगर सही रहते हैं तो बाजार के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का, एचएनआई इन्वेस्टर्स का विश्वास रहेगा, तो आईपीओ को जो है अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावना रहती है।
लेकिन बाजार में जिस तरीके के हालात है तो उस हालात को ख़राब होने से बचाने के लिए DIIs बाय कर रहे हैं। तो कोशिश देखिएगा सरकारों की ये रहती है कि जब सरकार का इतना बड़ा IPO आ रहा है और अब तक का सबसे बड़ा IPO जो है हमारे लिए होने वाला है ये, तो इसके अंदर जो बैंक्स हैं उनकी बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो तो बैंकों से ही ड्राइव करेगी। तो कहाँ से पैसा जाना है, कैसे जाना है, तो बैंकों के पास भी एक SLR पोर्टफोलियो होता है, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, यानी कि डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज, तकरीबन 18 से 20% पैसा वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रखते हैं। तो उनके पास भी एक ऑप्शन है। तो जो PSU बैंक्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ, दोनों के साथ बात हो रही है। आगे चल के आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज हैं या जो इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं बाकी, उनके साथ भी बातचीत होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट किया जा सके वो भी चीज़ें होंगी। अब शायद एडवर्टीजमेंट भी 2-4-5 दिनों के अंदर आपको LIC का IPO से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो जाए। तो कुल मिला के सब्सक्रिप्शन ठीक हो सकता है। और सरकार ने जो पैन नंबर है जो भी LIC की पॉलिसीज़ के लिए था, वो देखिएगा सरकार ने कहा कि IPO अगर आपको लेना है तो अपना पैन नंबर जो है वो अपडेट कीजिए। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होना है, हालांकि मैंने भी अपनी पॉलिसी पे पैन नंबर अपडेट किया है, लेकिन अभी तक उसकी अपडेशन की जो है कोई मेल मेरे को LIC की तरफ से नहीं आई है। तो ये जो सारा जो अपडेशन है, इससे LIC को दूसरे तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो IPO में तो चलिएगा, जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको छूट मिलनी चाहिए या सरकार देगी जो भी। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है कि LIC का इतना बढ़िया नेटवर्क तैयार हो जाएगा। जो पॉलिसीज़ 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी भी थी, और मान लीजिएगा जो भी पॉलिसी जिनमें पैन नंबर अपडेट नहीं था, उसमें से अगर 20-30% पॉलिसीज़ भी अपडेट हो गई, तो वो मैसेज के माध्यम से या अपने कस्टमर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, वो आगे चल के उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक डेटा बेस जो है आपका डिजिटल फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसीज़ होती थी तो वो क्या होता था कि वहाँ पे जो रैक्स होते थे या बिन्स होते थे उनमें वो पॉलिसीज़ लगी होती थी, खोलकर फिर हम प्रीमियम चेक करते थे। तो मैं जो है 1-2 बार मैंने LIC के ऑफिस में भी आज से 20-25 साल पहले विजिट किया था जब मैं स्टूडेंट था। तो उस समय पर जो पॉलिसीज़ होती तो अंदर से मतलब पेपर फॉर्म में होती थी, तो अब जो डिजिटल फॉर्म में होंगी और डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है पैन नंबर कनेक्ट होने के साथ साथ जो है काफ़ी पैन के साथ फिर आधार भी लिंक है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा जो है फ़ायदा आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने बिजनेस में भी मिलता हुआ आगे देख पाएंगे आप। तो कुल मिलाकर हालात अच्छे नहीं थे इंटरनेशनली, तो DIIs बचाने की कोशिश, तो पूरा मतलब साम दाम दंड भेद जो है सब कुछ लगेगा। बट मुझे लगता है कि LIC का IPO सक्सेसफुल होना चाहिए और काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पांस आता हुआ हमें लग रहा है। लेकिन प्लान B के तहत गवर्नमेंट शायद अपने PSUs को भी तैयार रखेगी। और आपने देखा कि पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बढ़े, वो भी एक रीज़न है। इसके अलावा भी अभी जब इलेक्शंस के आसपास का जो मौसम है, वो अभी आप पता है इलेक्शन के आसपास का मौसम चल रहा है, तो अब 10-12 दिनों में इलेक्शन का माहौल भी जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उसके आसपास शायद क्रूड ऑयल के रेट की वजह से डीजल या पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि जब तक LIC का IPO ना आए शायद सरकार वो भी चीज़ ना करें, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से डीजल या पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो वो भी हमारे मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, निवेशकों को ऐसे मौके पर घबराना नहीं चाहिए। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि इस तरीके के मौके पे अपनी जो पसंदीदा कंपनी है उनको खरीदते रहिए, टेंशन ना लीजिए, लेकिन खरीदिए इतनी मात्रा में जिसको आप ऑब्जर्व कर सके, और उस पैसे को लगाइए जिसकी आपको कम से कम 2 से 3 साल तक जरूरत ना। छोटे समय के लिए खरीदोगे तो देखिए फंस सकते हो, लेकिन लंबे विजन के साथ फंडामेंटल साउंड कंपनीज को रखिए, आपको मतलब आप एंजॉय करेंगे। मैं अब जस्ट एग्जांपल दे दूं कि अभी हमने TCS का जो कुछ अकाउंट्स के अंदर हमने TCS लिया था कि चलो बाईबैक में कुछ जो अकाउंट्स हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स उनमें टेंडर कर देंगे, तो लेकिन आपको पता है देखिएगा TCS का शेयर ही जो है 200 रुपये गिर गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी अकाउंट्स में हम टेंडर करेंगे और जो भी शेयर्स बायबैक में जाएंगे उनका जो भी पैसा आएगा उससे हमने TCS ही लेना है। तो अब जब अगली बार 2 साल बाद या 3 साल बाद जब दोबारा से TCS में फिर बायबैक आ जाना है और नहीं भी आता है, तो जिस तरीके का कैश फ्लो TCS का है कुछ परसेंटेज जो है TCS की पोर्टफोलियो में रखी जा सकती है और जिस सेगमेंट से। तो कुल मिलाकर आप शॉर्ट टर्म्स में मत घबराइए,
लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। लेकिन मैं आप फिर बोलूँगा अभी ऐसे मौके नहीं है कि सारा पैसा डिप्लॉय कर दो, बट थोड़ा थोड़ा पैसा डालने का अच्छा समय जो है बाजार में है। और फंडामेंटली साउंड कंपनीज जो है आप देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और मैं इस मामले में मानता हूँ कि मैं खुद आईटी जो सेक्टर है वर्ल्ड वाइड उसमें बुलिश हूँ। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो MON100 यानी कि मोतीलाल ओसवाल का जो MON100 का जो फंड है जो कि नेस्डेक का ETF है यानी कि नेस्डेक 100, तो वो शायद हमें लगता है कि करेक्शन हुई है 20% के आसपास की करेक्शन नेस्डेक में हो गई है। तो हो सकता है थोड़ी सी और भी हो, तो SIP मोड में उसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये सिमिलर राय हमने अपने अल्फा मेंबर्स को भी दी है और उनको मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी एवरेज हो सकती है। और इसके अलावा हमने वो 108 के आसपास जो है सबसे पहली बार सजेस्ट किया था, उसके बाद 120-21 के भाव भी हमने देखे। उसके बाद वो शेयर्स अभी जो ETF है वो 102 रुपये के आसपास जो है आज काम कर रहा था। और मैं पर्सनली भी आपको बता दूं आज मैंने इंडिविजुअली भी जो है उनको जो है एक्यूमुलेट किया है। आज भी 103 रुपीज़ एंड 50 पैसा के आसपास जो है उन शेयर्स को आज हमने खरीदा है। बट ये नहीं है कि हमने सारा एक ही दिन में खरीद लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 95 के आसपास आए, तो जो क्वांटिटी अभी हमने खरीदी है इनकी डबल क्वांटिटी हम 90 या 95 के आसपास खरीदेंगे अगर आते हैं तो, जो भी क्वांटिटी आज ली है। तो जस्ट एन आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो यहाँ पर क्या है निवेश के मौके, मैं बस इसी चर्चा को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको आज की मार्केट का अपडेट देता हूँ। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से मुझे बताइए। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।